ओके ओके, हाँ अभी हुआ है। हेलो, सही है भी आवाज़? हाँ देखिए अभी आ रही है साउंड। अरे आ गए साउंड, रुको 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 रुको, सब लोग हो गया साउंड, आ गया। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। अभी साउंड सही है? जल्दी बताइएगा साउंड सही है। आइए आइए जल्दी आइए, मैं 1 मिनट का और वेट करती हूँ, सब लोग जल्दी आइए जो नहीं आए हैं लाइव। चलो अभी सही है, दीक्षा मैम कह रही है मैम सही है साउंड, बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे नए हैं, हाँ कुछ बच्चे नए हैं, तो मैं नए बच्चों को एक बात बोलना चाहती हूँ। जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है, तो उन बच्चों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चा लोग क्या करें, हमारी जो 2 क्लास पहले बायो की हो चुकी हैं, तो वो आराम से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा उस पर, तो आगे का भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आपने 2 क्लास नहीं पढ़ी है तो आज समझ में नहीं आएगा, सब समझ में आएगा। आरएनए में मैम कौन सा बॉन्ड होता है? AUC। अरे बॉन्ड सेम होगा हिमांशु चौहान जी, बॉन्ड सेम होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। बस होगा क्या, वहाँ ATCG यहाँ AUCG। साउंड ओके, आवाज आ रही है, साउंड आ चुकी है, ठीक है ठीक है। और कुछ और कोई? अच्छा पीडीएफ मिल जाएगी आज आपको, पीडीएफ मिल जाएगी। अरे थोड़ा सा ना आप लोग थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखा करो, सब हो जाएगा। स्मॉलेस्ट आरएनए नहीं, स्मॉलेस्ट आरएनए tRNA नहीं है मैम, rRNA स्मॉलेस्ट आरएनए। एसएससी के बारे में क्वेश्चन आपके कमेंट। हाँ एसएससी के क्वेश्चंस, अरे एसएससी के क्वेश्चंस तो हमें वैसे ही मुंह पे जुबान पे याद है, हम बता देंगे। आप पिछले 10 साल के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, हम सब बता देंगे कि कौन सी ईयर में कब एसएससी में कौन सा क्वेश्चन आया था। एसएससी के तो क्वेश्चन हमें बहुत जल्दी से रट्टे लगा रखे हैं हमने। चलो फिर बच्चा क्या बोल रहा है, मैम नेम शो नहीं हो रहा। देवेंद्र जी आपका नाम बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। गुड इवनिंग लक्ष्मण जी। मैम टाइम चेंज मत करना। नहीं रामनखन जी, टाइम अभी तक तो चेंज करने का कुछ भी नहीं है। मैम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज प्रेजेंट इन द सेल स्मॉलेस्ट tRNA, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज प्रेजेंट इन सेल। हम आपकी बात नहीं समझ पाए मोहन स्वामी जी, थोड़ा सा आप एलोबरेट कीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम भरतपुर से हूँ, वेलकम नहीं करोगे? अरे गौरव जी बिल्कुल वेलकम करेंगे, हम भी राजस्थान से ही हैं। अजय कुमार जी आपकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि अभी हम यहीं फोकस कर रहे हैं सारा कुछ। तो मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मोहित यादव जी कह रहे हैं। मोहित यादव जी अभी तो कुछ नहीं पढ़ाया है हमने, अभी तो क्लास स्टार्ट की है। अच्छा जिन बच्चों को साउंड नहीं आ रही है उन बच्चों को मैं एक बात बताती हूँ, प्लीज अनम्यूट करें। राइट साइड में आपका, जब आप फुल स्क्रीन करेंगे अपने मोबाइल में, तो आपके राइट साइड में ऊपर ऊपर की साइड एक अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो अनम्यूट करो तब जाकर होगा। ठीक है। क्या बच्चा, एक बच्चा कह रहा है मैम क्या कह रहा था, भूल गई मैं। एक बच्चा कुछ बात बोल रहा था। मैम बोटनी भी कराओगे? अरे सचिन जी बोटनी क्यों नहीं कराएंगे, हम पहले जूलॉजी कराएंगे फिर हम बोटनी करवाएंगे, सब करवाएंगे। पीडीएफ मैम केमिस्ट्री का पीडीएफ तो बच्चा मैंने अभी इंग्लिश मीडियम मैंने पीडीएफ दे दिया है, हिंदी मीडियम में अभी एक बच्चे से लिखवा रही हूँ, आज कंप्लीट हो जाएगा तो हम दे देंगे। मैम आपकी लास्ट क्लास बहुत अच्छी थी। हमारी लास्ट क्लास कुछ नहीं और भी उससे भी अच्छी क्लास आएंगी, आप चिंता मत कीजिए। बॉटनी बिल्कुल करवाएंगे सचिन जी, अरे सब करवाएंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हैं हम। श्वेता मैम कह रही हैं हम न्यू हैं, कोई बात नहीं मैम। और क्या कह रहे हैं, चलो गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो रही है? अरे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे फेसबुक पे, प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि अगर कुछ मेरे पढ़ाए हुए से कोई डाउट आ रहा है, अभी मैं बहुत जल्दी एक टेलीग्राम पेज बनाने वाली हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब कर लूँगी, है ना मैम। मैं DND ऑन रहने पर साउंड नहीं आता है? अच्छा ये तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ RRB, आलोक जी पूछ रहे हैं RRB जेई के एग्जाम तक सिलेबस हो जाएगा? अरे आलोक जी बहुत आराम से हो जाएगा, अब रिवाइज भी कर लेंगे तब तक तो। चलो अब स्टार्ट करें क्लास, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। नहीं आज हम लेट नहीं हुए आराधना जी, मैम यही टाइम है, 5:30 से 7:30 है, आप लेट हो गए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अब क्लास। देखो अच्छा केमिस्ट्री का भी नहीं मिला है, अच्छा ओके ओके मोहम्मद शाहिद जी, आज मैं देखती हूँ सब हो जाएगा ना। MCQs, हाँ MCQ सेल चैप्टर हो गए ना, आज सेल चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगी सेल, और आज ही आपको सेल चैप्टर के MCQs मिल जाएंगे, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे, अभी तुरंत मैं अपलोड करवा दूंगी, है ना। मैम माइकोप्लाज्मा के बारे में बताइए। अरे बताएंगे माइकोप्लाज्मा, जब किंगडम करवाएंगे सब बताएंगे हम। ह्यूमन सेल इन वोमेन्स ओव्यूम, क्या पता द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, क्या पूछ रहे हैं आप मैम, आपका कमेंट हम पढ़ नहीं पाए, अभी अभी बताएंगे। हाँ आशीष जी आपका नाम आ रहा है, चलो अब स्टार्ट करें ना।
डाउट कैसे क्लियर होंगे मोहन जी? एक डाउट क्लास लगाऊंगी मैं आपकी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा पढ़ाने तो दीजिए, अभी तो एक चैप्टर ही नहीं हुआ है, 2-3 चैप्टर हो जाएं तो आप लोग अपने डाउट एक साथ लिख के रखिए अपने पेज पर या कहीं पर भी जहाँ पढ़ रहे हैं अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में डाउट लिख के रखिए एक जगह, तो फिर हम आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा, हम डाउट क्लियर करवा देंगे। चलो देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सेल, कोशिका। अब मैंने बताया था इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैम आपने बताया था 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला, सेल क्या होती है, सेल में कितने तरीके के सेल के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं, सेल के पार्ट कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि सेल के किस कंपोनेंट को या सेल के किस पार्ट को अदर नेम से क्या क्या बोला जाता है। जैसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चंदन कुमार जी सिर्फ आप अनम्यूट कीजिए तब जाकर होएगा। सुनील कुमार जी मैंने आपका नाम ले लिया है। अच्छा बच्चा आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हम कम से कम 2 घंटे की क्लास है तो 1.5 घंटे तो पढ़ाने दो, उसके बाद हम थोड़ा डाउट भी ले लेंगे आपका 10-15 मिनट की क्लास में, ठीक है। चलो अभी को थोड़ा कमेंट सेक्शन बंद करिए, थोड़ा सा पहले ना पढ़ लेते हैं, ठीक है। साउंड नहीं आ रही है? अरे साउंड आ रही है सर, आप क्या बताएं हम, आप अनम्यूट कीजिए बटन को, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं मैट्रिक्स। अरे ठीक है, चलो आप डाउट थोड़ा बाद में लेंगे, पहले थोड़ा पढ़ाने दो, क्योंकि डाउट कॉमन है तो बाद में पढ़ाएंगे। चलो देखो, तो मैंने बताया था सेल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा था सेल के कितने कंपोनेंट होते हैं, उनमें बड़ा कौन सा होता है, छोटा कौन सा होता है, कभी कभी ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस पता होना चाहिए, जो आज हम करवाएंगे आपको। उसके बाद मैंने बताया था कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं कि किस सेल के कॉम्पोनेंट की खोज किसने की। लाइक आपसे पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, लाइसोसोम की खोज किसने की, राइबोसोम की खोज किसने की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, ये सब आपका यहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद सेल के किस कॉम्पोनेंट को किस अदर नेम से बोला जाता है। लाइक आपसे पूछे सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, कोशिका का आत्मघाती थैली किसको बोला जाता है। ऐसे ही आपसे पूछे सेल का बंडल मतलब पैकर, पैकिंग करने वाला, सेल में प्रोटीन की पैकिंग करने वाला किसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडी को। ऐसे ही सेल का पॉकेट मतलब जेब आपकी जेब होती है, वो आज बताऊंगी किसको बोलते हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए था। देखिए तो कुछ मैंने बता दिया था। देखो क्या क्या बताया था, एक बार शॉर्ट टाइम में रिवाइज करवा देती हूँ मैं। सबसे पहला बताया था मैंने कवरिंग सेल की, आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके बाद क्या बताया था, सेल मेम्ब्रेन। देन क्या बताया था, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस के अंदर मैंने न्यूक्लिक एसिड करवाया था, एक डीएनए एक आरएनए, करेक्ट है, इतना करवाया था। डीएनए आरएनए में मैंने डिफरेंस बताए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था, नहीं वीडियो अजय पाल सिंह जी कह रहे हैं मैम आपका वीडियो रुक रहा है, वीडियो नहीं रुक रहा है अजय पाल सिंह, मैं देख पा रही हूँ वीडियो एकदम सही चल रहा है। शायद आपकी साइड से थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा वीक होगा आपका, तो हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेल के किस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। देन मैंने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में हमने करवाया था आपको डीएनए आरएनए। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया बताया, लाइसोसोम बताया, गोल्जी बॉडी बताया, ये सब कुछ चीजें हम बता चुके थे। अब देखो, अरे सब बताऊंगी मोहन जी, रुक जाइए, अभी सब बताएंगे, थोड़ा सुनिए। अब नेक्स्ट जो कितने नंबर कंपोनेंट था, जितना भी नंबर कंपोनेंट था वो आप अपने कॉपी में, आप नोट्स में देख सकते हैं। मुझे याद नहीं है कितना नंबर कंपोनेंट था, तो मैंने 1 नंबर दिया है आज की क्लास के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप लोग कमेंट सेक्शन पे कम ध्यान दें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको कहा जाता है अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से सुनना, इस बार सीडीएस के पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, अभी बताऊंगी। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, थोड़ा सा घुमाकर पूछा, बट अगर ध्यान से मेरी क्लास की होगी, आपने ये सुना होगा, तो आप एकदम एक सेकंड में आप आंसर कर देते हैं वहां से, ठीक है। देखो लाइसोसोम एंड ब्लड कैंसर, हाँ ये सब बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। चलो आप थोड़ा स्टार्ट किए। हाँ ये सब बताऊंगी अमरपाल जी, सब बता दूंगी मैं, थोड़ा सा रुक जाइए ना। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका सबसे ER, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है E.R, शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम होता है ER। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ER की खोज किसने की, तो ER की खोज की थी पोर्टर ने, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने खोज की ER की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, अंतःप्रदवी जालिका की खोज पोर्टर ने की,
ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, न्यूक्लियस और जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियस देखो, पहले ध्यान से सुनो, ये कमेंट बाद में करना। हाँ मैं सारा, मैम आप मेरा मैसेज पढ़ नहीं रही हो। अजय पाल जी बिल्कुल आपका मैसेज पढ़ लिया है मैंने। आपका थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन देखिए। अच्छा थोड़ा रुक रहा है क्या वीडियो में, एक बार देखिए, मैं क्लियर कर लेती हूँ। वीडियो रुक रहा है, बच्चे बोल रहे हैं वीडियो रुक रहा है। नहीं नहीं, वीडियो एकदम क्लियर है, वीडियो एकदम क्लियर है। देखो अब देखो ईआर होता क्या है, पहले सुनो उसके बाद अपना अपना पूछना, डाउट पूछना। लास्ट के 10-15 मिनट में सही चल रहा है वीडियो, देखिए लोग बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, सब सही चल रहा है। देखो लास्ट के 10 से 15 मिनट की क्लास में मैं आपके डाउट पे ले लूंगी, अभी थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो वीडियो साइज छोटा नहीं है, आप वो कर लीजिए, जूम कर लीजिए, हो जाएगा। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है, ये आपकी सेल के, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्यों लिखा है, क्योंकि मैम आप तो एक कॉमन सेल ले रही हैं। कॉमन सेल का मतलब है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को कॉमन लिखते हुए आप हमें समझा रही हैं। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट्स होती हैं उनकी तो क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, और जो एनिमल होते हैं उनकी क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस लिख देती हूँ मैं, कभी कंफ्यूज ना हो आप। ये न्यूक्लियस को बोलते हैं हिंदी में केंद्रक। सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में ऐसा मेम्ब्रेन का जाल होता है, ऐसे मेम्ब्रेन का जाल होता है। इसी मेम्ब्रेन के जाल को कहा जाता है ईआर। इस मेम्ब्रेन के जाल को कहा जाता है ईआर। देखो ऐसे ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क बना हुआ होता है, उन्हीं को कहा जाता है ईआर। ये ईआर है आपकी। अब पहला क्वेश्चन क्या हो गया, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछे कि ईआर कहाँ होती है सेल में, तो आपको क्या बोलना है, इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज फाउंड बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, या कभी कभी बोल सकते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। यह अंतःपर्दवी जालिका क्या होता है, यह बहुत सारी झिल्लियों का जाल है जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ईआर का लोकेशन क्या होता है, तो ईआर की लोकेशन क्या होता है, तो ईआर का लोकेशन क्या होता है, आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन्स का जाल होता है, जो नेटवर्क होता है, उसी को बोलते हैं हम ईआर, ठीक है। क्लियर है, बता देंगे, ये होती है। अब नेक्स्ट आते हैं ईआर कितने टाइप की होती है, तो ईआर 2 टाइप की होती है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ध्यान से सुनना। ईआर 2 टाइप की होती है। ये जो मेम्ब्रेन बनाई है मैंने बहुत सारी न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, इन्हीं को हम ईआर कहते हैं। ईआर बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 है रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। हिंदी में आप लिख लेंगे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका, जालिका मतलब जाल होता है। जाल किसका, तो मेम्ब्रेन्स का जाल है। कहाँ पर है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी होती है स्मूथ ईआर। स्मूथ का मतलब है चिकनी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। फुल फॉर्म आप लिख लेना, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। अरे फंक्शन बताएंगे, थोड़ा रुक तो जाइए। उपेंद्र राज जी अभी बताएंगे, सॉरी मैम मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। देखो तो ईआर क्या होती है, ईआर की खोज की पोर्टर ने। ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, बहुत सारी मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई होती है। कहाँ होती है, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की। पहली कौन सी, रफ ईआर, दूसरी कौन सी, स्मूथ ईआर। और यहीं से सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन आया, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। रफ ईआर क्या होती है, रफ ईआर कौन सी होती है, जो नियर बाय न्यूक्लियस होती है। ये जो न्यूक्लियस के पास में होती है, यहां से लेकर यहां तक, एक सेकंड में कलरफुल मार्कर से दिखाती हूं आपको। जो ये वाली है, यहां वाली, ये है आपकी रफ। ऐसे ही यहां वाली, ये वाली जो न्यूक्लियस के पास होती है, जो नियर बाय न्यूक्लियस होती है, जो केंद्रक के पास होती है, उसको बोलते हैं रफ ईआर। तो मैंने यहां पर लिख दिया नियर बाय न्यूक्लियस, नियर बाय न्यूक्लियस।
केंद्रक के पास, जो केंद्रक के पास होगी उसको बोलेंगे हम रफ ईआर, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन के पास होती है यहां वाली, जैसे यहां वाली और इधर वाली, ये होती है स्मूथ ईआर। तो इसको लिखना है नियर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नियर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के पास, जो कोशिका झिल्ली के पास होगी वो कौन सी होगी? स्मूथ चिकनी। और जो न्यूक्लियस के पास होगी वो कौन सी होगी? रफ खुरदरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों ईआर में से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है। एक बात हमेशा याद रखना है, जो ईआर, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होगी वो हमेशा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस मैंने बताया था सेल का ब्रेन होता है ना। न्यूक्लियस स्टेबल होता है हमेशा सेल के अंदर। और जो न्यूक्लियस के पास होती हैं वो ज्यादा, उनमें बहुत सारी झिल्लियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ज्यादा होती हैं। किसके कंपैरिजन में? तो आपका जो ये इधर वाला होता है, इधर वाले को क्या बोलते हैं? स्मूथ ईआर के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन्स का जाल बना हुआ होता है। जब ज्यादा मेम्ब्रेन है तो वही ज्यादा स्टेबल होती है। तो ज्यादा स्टेबल हमेशा कौन सी होगी? जो न्यूक्लियस के पास होगी। अब बताओ न्यूक्लियस के पास कौन सी है? तो रफ वाली है, ठीक है। तो इसको लिखना है यहां पर मोर स्टेबल, ज्यादा स्थायी होती है, मोर स्टेबल। और इधर मैंने लिख दिया लेस स्टेबल, कम स्थायी होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होगी हमेशा वो ज्यादा स्टेबल होगी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास या सेल मेम्ब्रेन के पास होगी वो हमेशा थोड़ी कम स्टेबल होगी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है। ये मेन डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनना। जो रफ ईआर है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने स्टार किया और इसी को आपको याद रखना है। और इधर मैंने लिख दिया राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम एब्सेंट किस में होंगे? स्मूथ ईआर में। और प्रेजेंट किस में होंगे? रफ ईआर में। जो ज्यादा स्टेबल है वो न्यूक्लियस के पास है और उसी के पास राइबोसोम होते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था? जहां पर भी आप राइबोसोम, राइबोज वर्ड देखें उसका मतलब क्या बनाना होता है? प्रोटीन बनाना होता है। इसका मतलब ये हेल्प करती है प्रोटीन बनाने में या प्रोटीन सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। और इसके पास राइबोसोम नहीं है तो ये क्या नहीं बना सकती? प्रोटीन नहीं बना सकती। इसका काम क्या होता है? ये जो स्मूथ वाली होती है, स्मूथ वाली का काम होता है लिपिड का सिंथेसिस करना, लिपिड्स बनाना, वसा, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल। आगे पढ़ाऊंगी स्टेरॉइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, सब पढ़ाएंगे हम। तो ये लिपिड्स, जैसे लिपिड्स बोले तो स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करने में हेल्प करती है। अब आपको इन टोटली क्या याद रखना है? ये जो रफ ईआर होती है इट इज हेल्पफुल इन प्रोटीन मेकिंग एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि मैम इसके पास क्या होता है? राइबोसोम। इसके पास राइबोसोम नहीं होता है तो ये किसको सिंथेसिस करने का काम करती है? लिपिड्स का, वसा को सिंथेसिस करने का काम करती है। आप देखो सीडीएस के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, अभी चेक कर लेना, जो पिछले महीने हुआ था। सीडीएस के एग्जाम में आया था कौन सी ईआर प्रोटीन नहीं बना सकती, नहीं पूछा तो कौन सी नहीं बना सकती? स्मूथ ईआर, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? राइबोसोम नहीं है। बस यही क्वेश्चन आया था। नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब मेम्ब्रेन आपस में जुड़ी हुई, जाल बिछा हुआ मेम्ब्रेन का, ठीक है। हो गया? हो गया? चलो ठीक है। आपको डायग्राम बनाकर ये वाला दिखाना है, जो न्यूक्लियस के पास में वो कौन सी होगी मैम? हमेशा रफ होगी। इसको दिखाना है रफ ईआर, खुरदरी, रफ ईआर। और जो आपका सेल मेम्ब्रेन के पास में होगा वो कौन सा होगा? स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर। बस इससे ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना है यहाँ पर। बस आपको याद करना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स होती हैं, बहुत सारी मेम्ब्रेन आपस में जुड़कर जाल बना लेती हैं। कहाँ कहाँ बनाती हैं? तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में।
ठीक है, दो टाइप की होती हैं। जो न्यूक्लियस के पास होती हैं उनको बोलते हैं हम रफ ईआर। रफ का मतलब है बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन आपस में आकर जुड़ गई। जब ज्यादा मेम्ब्रेन है ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। और जो सेल मेम्ब्रेन के पास है वो थोड़ी कम स्टेबल होती है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस के पास है उसके पास हमेशा राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम है, इसका मतलब वो क्या बना सकती है? तो प्रोटीन बना सकती है। और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन के पास में होती है उसके पास राइबोसोम नहीं होता, तो थोड़ा बहुत ये लिपिड्स को सिंथेसिस करने का काम कर लेती हैं, वसा के संश्लेषण में सहायक होती हैं। और यही क्वेश्चन इस साल सीडीएस के पेपर में पूछा था कि कौन सी ईआर, कौन सा अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन नहीं बना सकता? कौन सी नहीं बना सकती? स्मूथ ईआर नहीं बना सकती। क्लियर है? इसके अलावा कभी भी यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इतना ही पॉइंट याद रखना है। चलूँ अगला? चलो अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला कॉम्पोनेंट, नेक्स्ट सेल का कंपोनेंट देखिए, क्या पढ़ना है आपको? नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जितना भी नंबर है आपको पता होगा, मुझे इतना पता नहीं है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स हिंदी में इसको कहा जाता है रिक्तिका। हिंदी में कहा जाता है इसको रिक्तिका, वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स को बोलते हैं हम रिक्तिका। आप देखो, वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूल्स, वैक्यूम नहीं होता, वैक्यूम अलग चीज होती है, ठीक है। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ होता है? अब इनको हम कैसे बताएं? प्लीज एक लड़का कमेंट करके बताइएगा मधु कुमार जी को कि अनम्यूट का ऑप्शन कहाँ होता है। आप बताइए, आप में से कोई एक बंदा कमेंट कर दे तो वो देख ले, है ना। देखो देखो वैक्यूल्स क्या होते हैं, रिक्तिका। वैक्यूल्स क्या होता है? वैक्यूल्स होता है एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस, खाली जगह। सेल का वो पार्ट जहां पर खाली जगह होती है। जैसे मान लो ये सेल है, इसके अंदर ऐसे वैक्यूल्स बना हुआ है, खाली पार्ट बना हुआ है। ये खाली पार्ट है इसके अंदर, मतलब ये एम्प्टी स्पेस है। और एम्प्टी स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं? तो सेल का वो पार्ट जहां पर कुछ नहीं होता, सेल ने एक पार्ट बना रखा है जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली जगह है, उसको बोला जाता है वैक्यूल्स, ठीक है। जैसे इस वैक्यूल्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पॉकेट ऑफ सेल। पॉकेट ऑफ सेल। जैसे आपकी जेब होती है और जेब खाली होती है ना। जेब के पास स्पेस होता है, सरफेस एरिया होता है किसी भी चीज को स्टोर करने का। अभी बताएंगे हम इसका काम क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। और इसको पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब कहा जाता है। लिख देती हूं मैं यहाँ पर, इसको कोशिका का जेब कहा जाता है। कोशिका का जेब, पॉकेट ऑफ सेल, ठीक है। अब मैम ये एम्प्टी स्पेस है क्यों? क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही, आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है, बाहर होता है। संजय जी, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपकी क्लास सही से क्यों नहीं चल रही है? सही क्लास तो सही चल रही है, यहाँ से मैं देख पा रही हूँ। मैम फंक्शंस से क्या होगा? ईआर के फंक्शन बता देती है मीनाक्षी मैम। ईआर के दो फंक्शन हो गए, एक प्रोटीन सिंथेसिस करना और एक दूसरा क्या, तो आपका जो आपकी लिपिड्स होती हैं उनको सिंथेसिस करने हैं। आप चल गई? चलो ठीक है। चलो अब मैं कमेंट नहीं लूंगी किसी का भी, प्लीज। अब मैं कमेंट लूंगी क्लास के लास्ट के 10 मिनट में, ठीक है। देखो वैक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा एक बात याद रखना है, इस वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्जर इन प्लांट सेल में होते हैं। लार्जर इन प्लांट सेल,
पादप कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल, स्मॉलर इन एनिमल सेल। और जंतु कोशिका में इन वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया प्लांट और एनिमल सेल में, जो अभी हम आपको करवाएंगे भी। लार्जर इन प्लांट सेल एंड स्मॉलर इन एनिमल सेल। रिक्तिकाओं का आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में छोटा होता है। ठीक है, अब ये वैक्यूल्स का काम क्या होता है? इस वैक्यूल्स का काम होता है, यहां पर रहता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड क्या होता है? संचित खाना, संचित खाना। जैसे आपकी गाड़ी में एक रिजर्व में आप बोलते हैं ना मेरी गाड़ी रिजर्व में आ गई। रिजर्व में आने का मतलब है आपकी गाड़ी में फ्यूल कम हो गया, पेट्रोल डीजल कम हो गया, थोड़ा बहुत पहले से जो रिजर्व कर रखा है आपकी गाड़ी में टैंक में, बस वो काम में आने लग गया है। अब रिजर्व फूड क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। रिजर्व फूड का मतलब होता है ऐसा खाना जिससे आपको बाद में एनर्जी लेनी होती है। जैसे कैसे, मैम समझे नहीं है। आप खाना दिन में कितनी बार खाते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार खा लेते होंगे, 5 बार खा लेते होंगे। और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल, कोशिका। वही तो मैं पढ़ा रही हूँ। अरे भाई, ऑर्गन्स क्या है? ऑर्गन्स मतलब सेल से बने हुए हैं। मतलब जितनी भी सारी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, वो सारे किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से, सेल से मिलकर बने हैं। तो हम सेल तो पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, हमारी सेल्स को 24 आवर एनर्जी चाहिए और हम खाना खाते हैं 2 बार, 4 बार, 5 बार खा लिया आपने खाना, इससे ज़्यादा तो आप खाना खाते नहीं है। तो हमारी सेल्स को 24 आवर्स एनर्जी चाहिए। तो 24 आवर्स एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अब हमारे बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो याद करो, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था हमारे बॉडी में एनर्जी किसके ब्रेकडाउन से मिलती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। ये बात बता चुकी हूँ ना, कुछ याद है कि नहीं? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। और एनर्जी किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अब ये ग्लूकोज कहाँ से मिला? हमें खाना खाने से मिला है। तो एनर्जी हमारी सेल्स को चाहिए। अब मैम हम खाना सारा दिन तो खाते नहीं है, तो हमारा बॉडी क्या कर लेता है? कुछ खाने को स्टोर कर लेता है, कुछ खाने को स्टोर कर लेता है। अब ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल कमेंट मत करो, ध्यान से सुनना। यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बस आज ही बताऊंगी। अगली बार जब ये मैं पूछूंगी तो आपको पता होना चाहिए। संचित खाना, ऐसा खाना जिससे आपको बाद में एनर्जी लेनी होती है। अब मैम हमारे बॉडी में क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बॉडी में रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में होता है? अब एक बात बताओ, हम खाने में कितने मॉलिक्यूल्स खाते हैं? ध्यान से सुनना, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, एक बार सुनना। खाने में हम 3 मॉलिक्यूल खाते हैं। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? बेसिकली, चलो मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ, कोई कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं? शर्कराएं। मैम मीठी चीज जैसे राइस, चपाती, जैसे मिठाई, गुलाब जामुन खाया, फ्रूट्स खाया, ये सब से क्या है? सेल डिवीजन छुटा नहीं, अभी करवाऊंगी देवेंद्र जी, रुक तो जाओ, सब करवाऊंगी मैं, चिंता क्यों कर रहे हो आप? तो ऐसी चीज जो मीठी चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट होती है। नंबर 2 इज प्रोटीन। जैसे आपने दाल, सोयाबीन, नॉनवेज खाया, वो सब क्या है? प्रोटीन। और नंबर 3 आप क्या खाते हैं? फैट खाते हैं, हम वसा खाते हैं। ये खाने में आप मेजर 3 चीजें खाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हम कौन सा फूड खाते हैं, अब मुझे आप बताओ कौन सा फूड ज्यादा खाना चाहिए? तो मैम हम ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब मैम हमारे बॉडी में जो स्टोर फूड होगा वो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ज्यादा क्या खा रहे हैं हम? कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती है, इन तीनों से एनर्जी नहीं मिलती है। ये तीनों होते हैं लार्ज पार्टिकल्स, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो वो जो स्मॉल होते हैं उनको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करके हमें एनर्जी देता है। अब देखो ध्यान से सुनो, कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज और देन ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। ये बात अपने माइंड में हमेशा सेट कर लो कि कार्बोहाइड्रेट हमने खाए हैं, बट हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें किससे मिलेगी? या तो ग्लूकोज से, या जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया उससे एनर्जी मिलेगी। तो कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल के रूप में स्टोर होते हैं। और जो फैट होती है वो ग्लिसरॉल या फैटी एसिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है। ये सब आप आगे पढ़ोगे। ये प्रोटीन फैट को एक बार साइड में कर दो, कुछ याद मत रखो। आप इतनी बात याद रखो, कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज्यादा खाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो सबसे ज्यादा
अब जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया तो रिजर्व फूड या स्टोर फूड भी किसकी फॉर्म में होएगा, तो ज्यादा ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में स्टोर फूड सबसे ज्यादा किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में जाता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में आता है, वो सब बात की बात है। अभी सिर्फ एक माइंड में बात सेट कर लो कि हमारे बॉडी में जो संचित खाना होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और अब क्वेश्चन पूछे सेल के किस पार्ट में स्टोर फूड स्टोर होता है, तो कहां पर होता है, वैक्यूल्स। अगर मैं हमारे बॉडी की बात कर रही हूं तो हमारे बॉडी में जो वैक्यूल्स हैं उनके पास क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ग्लाइकोजन सबसे ज्यादा लीवर के पास होता है, फिर मसल्स के पास होता है, वो बाकी छोड़ो, बात की बात है, बस आप इतनी बात याद रखो। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, एनिमल सेल की। चलो मैं इधर लिख देती हूँ, आपको दिखा देती हूँ इस डायग्राम में, आप समझ जाएं। एनिमल सेल में संचित खाना किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और अब आ जाओ, अच्छा ये भी पॉइंट याद कर लो। एक क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी में एनिमल सेल में सबसे ज्यादा स्टोर फूड किसके पास होता है, तो ये जो ग्लाइकोजन है ये सबसे ज्यादा रहता है हमारे बॉडी में लीवर के पास। दो क्वेश्चन हो गए आज आपके, दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। पहला क्या, ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा स्टोर फूड, अरे एटीपी एनर्जी होती है, एनर्जी एक ग्लाइकोजन ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, फिर जब ग्लूकोज टूटेगा तब जाकर एटीपी बनेगा। बहुत कंफ्यूज होते हैं आप लोग, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं आप लोग, कमेंट में ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो एनिमल सेल में स्टोर फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। स्टोर कहाँ होता है, सेल के किस पार्ट में, वैक्यूल्स में होता है। और किस ऑर्गन के पास सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में स्टोर फूड होता है, तो आपको हमेशा आंसर क्या देना है, लीवर के पास होता है। तीनों क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाओ प्लांट में। प्लांट के वैक्यूल का एक तो साइज बड़ा होता है, और प्लांट का जो स्टोर फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा वैक्यूल्स में स्टोर, बट ज्यादा किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च में। अब आपसे पूछे, ये हो गया प्लांट सेल की बात, पादप कोशिका की बात। ये आप इतना माइंड में याद रखो, पादप कोशिकाओं में जो रिजर्व फूड होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे हमारे बॉडी में ज्यादा किसके पास था, लीवर। अब पूछे प्लांट में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो रूट्स में, उनकी जड़ों में होता है सबसे ज्यादा। एक हो गया प्लांट, एक हो गया एनिमल, कौन सा बचा, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े बचे मैम, कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़ों के बॉडी में किसकी फॉर्म में होता है, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी बॉडी में होता है काइटिन की फॉर्म में, काइटिन की फॉर्म में, CHITINE। ये मैंने यहां लिख दिया इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, या आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े और जीवाणु, कीड़े मकोड़े और जीवाणु, और जीवाणु। अब पूछे उनमें कहाँ होता है, तो उनकी जो आउटर लेयर होती है ब्लैक या ब्राउन कलर की, उसमें होता है। बस इतनी बात याद कर लो, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हाँ रजनीश जी बिल्कुल सही बोले हैं आप, बिल्कुल सही बोले हैं आप। स्टार्च मीन्स, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। अरे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं ना ग्लूकोज पेड़ पौधे, तो वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में जम जाता है। ग्लूकोज इज ए मोनोसैकेराइड, और जो आपका स्टार्च होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है। बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर स्टार्च मिला लेते हैं। अरे ये सब हो जाएंगे, चिंता मत करो, ये सब आप आगे के हम सब करवा देंगे। आपको इस पॉइंट से कितने पॉइंट याद रखने हैं मैं एक बार फिर बता रही हूँ, देख लो। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं, तो सेल का वो पार्ट जो एम्प्टी पड़ा है, जो खाली जगह पड़ी है, इसका नाम पूछे, इसको बोलते हैं पॉकेट ऑफ सेल, कोशिका का जेब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वैक्यूल्स हैं वो प्लांट सेल में लार्जर होते हैं और एनिमल सेल में छोटे होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, प्लांट सेल का आकार बड़ा होगा, प्लांट बड़ा होता है, एनिमल सेल का आकार छोटा होता है। ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ह्यूमन बॉडी का रिजर्व फूड या स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सेल के किस पार्ट में होता है, तो वैक्यूल्स में। किस ऑर्गन, किस अंग के पास सबसे ज्यादा होता है, लीवर के पास। प्लांट का सबसे ज्यादा स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, संचित खाना पेड़ पौधों का, स्टार्च। किसके पास, रूट्स, जड़ों के पास होता है। जो कीड़े मकोड़े, जो जीवाणु होते हैं, उनका स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, काइटिन। ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला काइटिन, ये याद रखना। कहाँ होता है, तो उनकी जो आउटर लेयर होती है, जो उनकी सबसे बाहरी परत होती है, वो काइटिन की ही मिलकर बनी होती है।
चींटी में, कीड़ों में, मकोड़ों में, मच्छर में, कॉकरोच में, उन सब में क्या होता है? काइटिन होता है। अब बताओ कुछ भी। जीवाणु विषाणु क्या होते हैं? अरे विनीत जी सब बताएंगे हम, चिंता मत करो, एक बार रुक जाइए ना। विलाय, विलाई में तो फूड स्टोर होता है, वो तो कुछ टाइम के लिए होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्रमोद जी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोर होता है। मैंने बताया होगा, कभी पढ़ाया होगा कि जो खाना है वो विलाय में, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में आकर जब स्टोर होता है तो वहाँ से ब्लड में घुलकर लीवर के पास चला जाता है, विलाय के पास नहीं रहता है, आगे चला जाता है। जिस ऑर्गन को जितने स्टोर फूड की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके पास उतना ब्लड ट्रांसफर करके आ जाता है। ये सब बात की बातें, जितना मैं बोलूं ना बस आप उतना सुना करो यार। ये हो गया वैक्यूल्स, ठीक है। अब आपका लास्ट कंपोनेंट बचा है जहां से भी कम से कम 5-7 क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट वाला लिखो प्लास्टिड। फिर हम सेल डिवीजन करवाएंगे, उसके बाद करवाएंगे आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। लवक, प्लास्टिड लवक, ठीक है। चलो ठीक है, जितना मैं बोलूँ ना उतना ही आप बढ़ा करो, उससे आगे कंफ्यूज मत हुआ करो। प्रमोद जी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम आपको सब बताएंगे। तुषार जी की हेल्प करनी है, क्या करें हम? तुषार जी क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। हाँ मैम, आदमी ग्लाइकोजन ज़्यादा होने से बेली फैट होता है क्या? सची जी पूछ रहे हैं। ग्लाइकोजन, हाँ जी, स्टोर फूड ज़्यादा होने से भी बेली में फैट आ जाता है। हाँ सब बताएंगे हम। तरन्नुम बानो पूछ रही है मैम, इस स्टोर फूड को ही वैक्यूल्स बोलते हैं? नहीं, वैक्यूल्स तो एक जगह है, ऐसे जगह है, एक सरफेस एरिया है, उसके अंदर स्टोर फूड रहता है, ठीक है। प्रदीप जी आप क्या, मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ आप कंफ्यूज कैसे रहे? आप, अच्छी बात है, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, मुझे पता है, इसलिए आपको विलाय के बारे में नॉलेज है। बट विलाय में सिर्फ कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है फूड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, प्लास्टिड। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, प्लास्टिड की खोज किसने की? तो प्लास्टिड वॉज डिस्कवर्ड बाय हैकल। लवक की खोज हैकल द्वारा की गई, लवकों की खोज हैकल ने की, ठीक है। नेक्स्ट आता है, लवक जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल, इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, याद रखना है, ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट को क्या काम करते हैं, प्लांट में क्या काम करते हैं? इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ प्लांट सेल। यह पादप कोशिकाओं को रंग प्रदान करने का काम करते हैं, रंग प्रदान करने का काम करते हैं, रंग प्रदान करते हैं। किस में? जब प्लांट सेल में है तो किसको करेंगे रंग प्रदान? प्लांट को ही करेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखने, इट इज फाउंड इन ओनली प्लांट सेल। और क्या काम करते हैं? कलर देने का, प्लांट को कलर देने का। आपने देखा होगा प्लांट पर डिफरेंट कलर के फ्लावर लगते हैं, फूल लगते हैं, और डिफरेंट कलर की फ्रूट मिलते हैं, है ना। तो वो कलर जो फल और फूलों में जो अलग अलग प्रकार का कलर आता है, अलग अलग कलर आते हैं, तो वो सब कौन देता है? प्लास्टिड देता है, ठीक है। अगर हम लोगों में होता, अगर ये एनिमल सेल में होता, तो एक बच्चा नीला, एक पीला, एक काला होता, एक येलो कलर का होता, एक रेड कलर का बच्चा होता। और आपकी मम्मी क्या कहती? काले वाला बच्चा मेरा है, पीले वाला बच्चा आपका है, येलो वाला बच्चा बगल वाली आंटी का है। तो अच्छा हुआ हम लोगों में नहीं है, सिर्फ प्लांट में है। अगर हम लोगों में होते तो सब इंसानों का कलर अलग अलग होता। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही कलरिंग पिगमेंट होता है हमारी स्किन के अंदर, कौन सा? मिलेनिन, मिलेनिन, जो हमारी स्किन को कलर देता है। अगर मिलेनिन ज़्यादा होता है तो इंसान का थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इंसान का थोड़ा सा कलर होता है ना, वो डार्क हो जाता है। अगर मिलेनिन कम होता है तो इंसान एक्सेस में गोरा हो जाता है। और अगर सही अमाउंट में होता है तो जो कलर हमारे इंडियंस का होता है वही होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के हाथ या पैरों पे एक्सेस में गोरे हो जाते हैं, उनकी स्किन बहुत वाइट कलर के धब्बे से पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है ज़्यादा, जैन तो फिर कलर चेंज करता है। हाँ हाँ भी बताएंगे, रुक जाइए। तो उन लोगों में क्या होता है, तो उन लोगों में मिलेनिन जो होता है ना वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाता है, ठीक है। चलो
आपने देखा होगा धूप में, आप जब धूप में रहते हैं मई जून के टाइम पर, अगर आप धूप में 2-3 घंटे बैठ गए तो आपको टैनिंग हो जाती है ना, काले पड़ जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि धूप में मिलानिन एक्सेस अमाउंट में बनने लग जाता है, मिलानिन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से मिलानिन से। एक बार सीजीएल के पेपर का क्वेश्चन है शायद, हाँ। मोल समझते हैं? मोल, मोल, तिल, तिल, जो मोल होते हैं काले कलर के तिल होते हैं ना, तिल रिमूव करवाते हैं। तो एक बार पेपर सीजीएल या सीपीयू का है क्वेश्चन, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, अब देख लेना कौन से एग्जाम में आया है। तो पूछा था मोल में मिलानिन कम होता है या मिलानिन ज़्यादा होता है। देखो अभी मैंने बोला मिलानिन ज़्यादा होता है तो इंसान कैसा कलर में चला जाता है, थोड़ा सा काला या डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और मिलानिन जब कम होता है तो इंसान का क्या हो जाता है, एक्सेस में गोरा हो जाता है। तो जो मोल होते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिलानिन से होते हैं। जब मिलानिन बहुत ज़्यादा बन जाता है तो इंसान को तिल हो जाते हैं, उस जगह पर काले 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 तिल पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक तो धूप में मिलानिन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, इसीलिए धूप में क्या हो जाता है, इंसान काला हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। ये बात याद रखना। देखो तो ये कलरिंग पार्ट होता है और प्लांट सेल में होता है, हमारे बॉडी में नहीं होता। अगर हमारे बॉडी में होता है तो हम लोग सब लोग अलग अलग कलर के होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि ये कितने टाइप का होता है, प्लास्टिड कितने टाइप का होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। नंबर 1 इज क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में इसको कहा जाता है प्रणहरित, प्रणहरित, क्लोरोप्लास्ट। नंबर 2 इज ल्यूकोप्लास्ट, फिर आप लोग आगे चल रहे हैं, मैंने कहा था श्वेत वर्णक, श्वेत वर्णक। मैम लीव्स का कलर भी इससे होता है क्या? अरे रुक जाओ, हम सब बताएंगे यार, आप लोग मुझसे आगे मत चला करो बस। मेरी क्लास का एक ही रूल है, जितना मैं पढ़ाऊँ बस उतना सुनो। आगे आपको क्या लगता है, अगर आपको पता है तो हमें पता नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, तो हमें सब आता है। ठीक है, सब तो नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। तो जितना आता है आपको आता है उससे हमें ज़्यादा आता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो जब भी आप बोलें तो मेरे से आगे मत चला करें, जितना मैं बोलूँ बस उतना सुनो आप। मुझे पता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, हमें सब पता है, सब नॉलेज है हमें इतना। ठीक है, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड होता है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये होता है प्रणहरित, हिंदी में कंफ्यूज मत होना, ये होता है प्रणहरित और ये होता है प्रण रहित, जिसमें प्रण ही नहीं होता, प्रण रहित। ये 3 कलर के प्लास्टिड होते हैं। ठीक है, ये 3 कलर के प्लास्टिड होते हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? देखो ये सबसे ज्यादा होता है लीफ में, उसके बाद होता है फ्रूट में और उसके बाद होता है फ्लावर में। फ्लावर में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में। ठीक है, इन तीनों में ज्यादा होता है। जो लीफ होती है उनका हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट, आपका प्लास्टिड की वजह से होता है। अब मैम क्लोरोप्लास्ट में ऐसा क्या होता है कि ये ग्रीन कलर दे देता है? तो इस क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको बताया साइंस में, जब भी आप कोई कलर पढ़ोगे उस कलर के पीछे हमेशा पिगमेंट्स होते हैं, चाहे रेड हो, चाहे ब्लू हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लैक हो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल को या तो क्लोरोफिल लिखो या इसको बोला जाता है हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, कौन से? तो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जब ग्रीन कलर का है तो ये पेड़ पौधों को कैसा रंग देगा? हरा रंग देगा। ठीक है, हरा रंग देगा। और मेनली ये कहाँ होते हैं? तो लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में। जितने भी कलर के आपने फ्रूट और फ्लावर और मेनली लीफ तो ग्रीन कलर की होती हैं देखा है। ग्रीन कलर जब भी देखोगे आप प्लांट में तो वो किस पिगमेंट की वजह से होगा? क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। और वो क्लोरोफिल किस टाइप के प्लास्टिड में होगा? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लियर है? हो गया मैम, क्लियर हो गया। अब आओ वापिस, आपने स्कूल में पढ़ा था कि पेड़ पौधे क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। अब मैम ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? वैसे तो हम बॉटनी में आपको बहुत
डिटेल में करवाएंगे, 2 टाइप का फोटोसिंथेसिस होता है, डार्क लाइट वाला, वो सब बात की बात है, बट थोड़ा सा अभी मुझे बताना पड़ेगा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनोगे, कोई कमेंट नहीं करेगा तो ही बताएंगे हम, ठीक है। देखो वो बात की बात है, ल्यूकोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट भूल जाओ अभी के लिए। क्लोरोप्लास्ट में एक पॉइंट तो आपको याद रखना कि किस कलर के पिगमेंट होते हैं, ग्रीन कलर के। कौन से? तो क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। अब मैं एक हेडिंग देती हूँ, फोटोसिंथेसिस। यहां से बच्चों को नॉलेज होते हुए भी गलत कर देते हैं फोटोसिंथेसिस में। सिर्फ 4 क्वेश्चन बनते हैं फोटोसिंथेसिस से, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है। अगर ये 4 के 4 आप रट्टे लगा लोगे, कुछ कभी छूटना ही नहीं है फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस होता क्या है? प्लांट्स, एक बार मैं पहले डेफिनेशन बोलती हूँ, फिर मैं आपको रिएक्शन बताऊंगी। प्लांट्स, अरे अभी बताएंगे रजनीश जी, अभी रुक तो जाओ, अभी तो क्लोरोप्लास्ट ही ना, क्रोमोप्लास्ट में बताएंगे, आपकी बात बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पेड़ पौधे मिट्टी से पानी H2O, एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, एनवायरमेंट बोले तो वातावरण से CO2 का उपयोग करके, सनलाइट प्रकाश, सनलाइट को क्या बोलेंगे, प्रकाश, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बोले तो इस रिएक्शन में बनेगा ग्लूकोज, प्लस साथ में ऑक्सीजन, और प्लस वापस पानी रिलीज होगा यहाँ से। अपना खाना और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषी अभिक्रिया। और ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मैकेनिज्म है जो फूड बनाने का, उसको क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, अब बताऊंगी कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से। देखो प्लांट्स क्या करते हैं, मिट्टी से पानी। अच्छा, मिट्टी से पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो मिट्टी से पानी रूट, जड़ों का काम क्या होता है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम फोटोसिंथेसिस तो कहाँ होता है, प्लांट की लीफ में होता है। क्यों होता है लीफ में, क्योंकि आपने क्या बोला है, मेनली क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है। तो मैम अब लीफ तक ये पानी कैसे गया, जड़ें थी, जड़ों ने पानी को एब्जॉर्ब किया, अवशोषित किया, उसको लीफ तक किसने भेजा। तो सुनो, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 टाइप की डक्ट होती हैं। पहले इधर आओ, इधर सुनो। प्लांट में 2 टाइप की डक्ट होती हैं, 2 टाइप की नली होती है। नंबर 1 इज जाइलम। डक्ट क्या होती है, ऐसे पाइप होती है, ऐसे पाइप, ठीक है। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे जाइलम जैसे जल। तो जाइलम क्या करती है, ये जो पानी रूट से एब्जॉर्ब करके किसके पास ट्रांसफर करती है, लीफ के पास, ठीक है। अब लीफ में क्या बना, खाना कहाँ बनता है, लीफ में बनता है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, तो प्लांट के लीफ में होती है। अब मैम खाना रूट्स तक, स्टेम तक, ये कौन लेकर आता है, तो वो लेकर आता है फ्लोएम। एक दूसरी डक्ट होती है, एफ से फ्लोएम, एफ से फूड बोले तो खाना, और खाना बोले तो ग्लूकोज। तो ये 2 डक्ट होती है, ठीक है। एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पेड़ पौधे मिट्टी से पानी को, एनवायरनमेंट से CO2 को। प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2 लेते हैं, हम बता चुके हैं ये बात। क्या करेंगे उसका, फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलेगी उनको, कैसे, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट। अभी तो हम ये बताएंगे इसका काम क्या होता है क्लोरोफिल का। हरा रंग तो दे दिया, बट यहाँ क्या काम करता है ये भी बताएंगे हम आपको। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना खाना बोले तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 पानी बनाते हैं। ये ऑक्सीजन किसके लिए हो गया, ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ देंगे प्लांट्स। क्यों, क्योंकि प्लांट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत रेयर होती है, बताऊंगी कब होती है, रेस्पिरेशन में थोड़ा बहुत एक कंडीशन में होती है, वो आगे की बात है। ये CO2, मान लो हम लोग कौन सी गैस एक्सेल करते हैं, CO2, तो हमने पेड़ पौधों को CO2 दे दिया, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट में था, और प्लांट ने हमने कौन सी गैस दे दी, ऑक्सीजन दे दी। अब देखो मैम, इस क्लोरोफिल का यहाँ क्या काम होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और ये जो मैकेनिज्म है फूड बनाने का, उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये,
क्लोरोफिल वाला। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है? क्लोरोफिल में कौन सा खनिज पदार्थ होता है? क्लोरोफिल में कौन सी मेटल धातु खनिज के रूप में होती है? तो क्लोरोफिल में होती है Mg। Mg बोले तो मैग्नीशियम। तो याद रखना है क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर वाले पिगमेंट्स होते हैं, उनसे कौन सी मेटल होती है? मैग्नीशियम, Mg। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, पूछे मैग्नीशियम कहाँ होता है। देखो ऑप्शन में क्या क्या हो सकता है, प्लास्टिड हो सकता है ऑप्शन में क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ऑप्शन में क्लोरोफिल हो सकता है। एक ऑप्शन होगा इनमें से, सारे एक साथ आएंगे नहीं। अब मैम इस मैग्नीशियम का क्या काम होता है, हमें तो ये बताओ आप। Mg, मैग्नीशियम का क्या काम होता है? हाँ जल्दी बताइए, मैग्नीशियम होता है आपने बता दिया, मैग्नीशियम का काम क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताओ। हाँ जी जल्दी बोलिए, मैग्नीशियम का काम क्या होता है? अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? मैं पानी पीती हूँ, उतने में जल्दी बताइए। ये तो आपने बता दिया प्रिंस राज जी, प्रदीप कुमार ने भी बता दिया कि मैग्नीशियम होती है, Mag नहीं होता है, Mg होता है मैग्नीशियम। काम क्या होता है इस मैग्नीशियम का, हमें तो ये बताओ, जल्दी बताओ। किस क्रिया के द्वारा पानी जाता है? अरे जाइलम लेकर जाती है पानी, जल्दी बताइए। फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प कर रहा है प्रदीप तिवारी जी, फोटोसिंथेसिस में तो हेल्प कर रहा है, बट कैसे कैसे कर रहा है, क्या करता है फोटोसिंथेसिस में? पीला रंग प्रदान करता है। अरे संजय को जयपुर से मैं हूँ, जयपुर से ये आप हैं, जयपुर के होकर आप गलत बता रहे हैं। राकेश जी लिख रहे हैं रेस्पिरेशन नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो क्या करता है। हाँ रजनीश जी बोल रहे हैं इट हेल्प टू एब्जॉर्ब लाइट, थोड़ा बहुत सही है। चंदन कुमार जी ने एकदम सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही दिया है। देखो क्या करता है, ये करता है प्लांट की एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करके प्लांट को ठंडक देता है। एक्सेस हीट, हीट किस फॉर्म में आ रही है प्लांट में? सनलाइट की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम क्या करता है, एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करके कूलिंग इफेक्ट देता है। तो मैग्नीशियम का काम होता है प्लांट की अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित करके प्लांट को ठंडक प्रदान करना। आपने देखा होगा मई जून के महीने में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पर क्या हो जाते हैं, कुछ प्लांट जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं? क्योंकि उन प्लांट में क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और एक्सेस सनलाइट पड़ेगी तो सनलाइट से वो जल जाते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस खनिज पदार्थ की कमी से पेड़ पौधे जल जाते हैं, तो आपको क्या बोलना है? मैग्नीशियम। या प्लांट को ठंडक प्रदान कौन करता है? मैग्नीशियम। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, मैंने बोला प्लांट में मैग्नीशियम कहाँ होता है, तो आपने क्या बता दिया फटाक से? क्लोरोफिल में होता है। क्या काम होता है वो भी आपने बता दिया। अब मैं इसको ऑपोजिट पूछूं आपसे कि हमारे बॉडी में एनिमल में मैग्नीशियम कहाँ होता है, ये बताओ तो मैं मानूं आपको। ये बताओ, जल्दी बताओ। एनिमल मतलब जंतु कोशिका, मतलब हमारे शरीर में मैग्नीशियम कहाँ होता है, हमारे बॉडी में मैग्नीशियम कहाँ होता है? होते हैं ना सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सब होते हैं हमारे बॉडी में। ये हमारे बॉडी में मैग्नीशियम कहाँ होता है? जल्दी से आंसर दो, जल्दी आंसर दो। वेट कर रही हूं मैं आपके आंसर का, और सही आंसर देना है। हेयर एंड स्किन, बिल्कुल गलत बताया है आपने, और यही पूछा हुआ क्वेश्चन है, यही स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनिमल सेल में या ह्यूमन की बॉडी में सेल्स में भी नहीं होता, हाइपोथैलेमस में भी नहीं होता, बोन्स में भी नहीं होता, सबने गलत बताया है। ब्लड में भी नहीं होता, सल्फर तो हेयर में होता है, सल्फर हेयर में नहीं होता है, गलत बताया। न्यूरॉन में गलत बताया, पेट में गलत बताया, सबने गलत आंसर दिया है। स्किन में भी गलत है, अभी तक किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है। ऑप्शन दो, ऑप्शन एक ही है वही सही है, ऑप्शन नहीं देते हम। रजनीश जी ने बिल्कुल सही बताया है, रजनीश कुमार दुबे जी ने सही बताया है। देखो हमारे बॉडी में मैग्नीशियम होता है मसल्स में, मांसपेशियों में, दिमाग में फिट कर लो इसको, मांसपेशियों में। मैग्नीशियम इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ मसल्स, बोन्स में नहीं होता है, पैनक्रियाज में भी नहीं होता है, नहीं।
ठीक है, तो याद रखना है मैग्नीशियम कहाँ होता है हमारे बॉडी में, मसल्स में होता है। हड्डियों में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है। प्रिंस राज जी आपने गलत बताया, इसके आगे लिख लो Mg। Mg कहाँ होता है तो मसल्स में। किस में? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में कहाँ होता है? क्लोरोफिल में। क्या काम करेगा? यहाँ तो मांसपेशियों के निर्माण में सहायक है और यहाँ पर एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो प्लांट के इस क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में क्या बन रहा है? खाना बन रहा है। हमारे घर में खाना कहाँ बनता है मैम? रसोई में बनता है, किचन में बनता है। तो अब आपसे पूछे कि प्लांट के किस पार्ट को किचन बोला जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट सेल। किचन ऑफ प्लांट सेल। पेड़ पौधों का रसोई घर। पेड़ पौधों का रसोई घर किसको बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। कितने क्वेश्चन हो गए? पहला, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। कैसा कलर देगा? हरा रंग। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? लीफ में। और आपसे पूछे फोटोसिंथेसिस किस पार्ट में होता है, तो भी क्लोरोप्लास्ट में। लीफ में होता है। और लीफ में कहाँ पर? तो देखो ये सब, ये सारा यहाँ पर ये प्रोसेस होती है। कौन सी? मेटल, मैग्नीशियम। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ कि किस कलर के प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस कलर के प्लांट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। ये सही आंसर दो अब मुझे, जल्दी दो, मैं वेट कर रही हूँ। किस कलर के प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस कलर के प्लांट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है? जल्दी आंसर दो। किस कलर के प्लांट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस और किस कलर के प्लांट में? ब्लू में लो। एक ने बोला है ग्रीन प्लांट में सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन कलर में मैक्सिमम। सबका गलत आंसर है। ग्रीन में कम, रेड में ज्यादा। नहीं, गलत है। एक सही बताया आपने, एक गलत बोला है। रेड में मैग्नीशियम का काम क्या है? तो मैग्नीशियम मसल्स के निर्माण में सहायक होता है सर। मैक्सिमम इन ग्रीन। बस यहीं आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। हाँ, यहीं पर आपके माइनस में नंबर आ जाते हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़ा था VIBJYOR, विबग्योर, पढ़ा था ना? या फिजिक्स में वापस पढ़ोगे। रेड कलर में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन रेड कलर प्लांट। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल कलर के पौधों में होती है और सबसे कम पूछे तो बैंगनी, वॉयलेट कलर के में। यहाँ पर मिनिमम आपने देखा होगा, एक बैंगनी कलर का एक बेल सी आती है जिसको हम घरों में रखते हैं अंदर, उसको कभी भी सनलाइट की जरूरत ही नहीं होती है। प्रमोद जी ने क्या पूछा है अब? ठीक है, पर्पल में कम, मैक्सिमम इन ब्लू नहीं, सबसे ज्यादा रेड में और सबसे कम पूछे बैंगनी, वॉयलेट कलर के प्लांट में। बता दोगे आंसर? और ये क्यों होता है? तो ये आप उसमें पढ़ोगे, स्कैटरिंग वाले में, जो फिजिक्स में पढ़ाएंगे सर। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है, डार्क वाला, लाइट वाला, वो सब बॉटनी की बात है। आपको यहाँ पर इतना याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में। अब आओ 2 नंबर में ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, मैंने बता दिए यहाँ से कितने क्वेश्चन आए, सारा बता दिए हमने। ठीक है, रेड कलर के प्लांट में क्लोरोफिल कम होगा। अच्छा जी, देखो ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कैसा कलर देता है? तो ये वाइट कलर देता है। जहां पर भी साइंस में ल्यूको वर्ड देखें उसका मतलब ही होता है सफेद रंग। ठीक है, ये ज्यादातर सफेद या ट्रांसपेरेंट कलर भी देता है ये। तो ये ज्यादातर सबसे ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट होते हैं रूट्स में, ट्रांसपेरेंट कलर में, रूट में होते हैं, और उसके बाद होते हैं फ्लावर में। आपने जितने भी सफेद कलर के फ्लावर देखे हैं, जैसे व्हाइट रोज देखा होगा, व्हाइट लिली देखा होगा, तो उन सब में क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ये कैसा कलर देता है? व्हाइट या फिर ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कलर। हो गया, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, क्लोरोप्लास्ट ने कैसा कलर दिया मैम? ग्रीन कलर। व्हाइट कलर किसने दे दिया? ल्यूकोप्लास्ट ने। अब इन दोनों को छोड़कर जितने भी कलर के आपने आज तक फ्लावर फ्रूट देखे हैं, वो सब कौन देता है?
क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वो सब कौन देता है? तो क्रोमोप्लास्ट। देखो क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन एंड व्हाइट कलर इट गिव्स ऑल कलर टू प्लांट सेल। सफेद और हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रदान करता है कौन? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास अलग अलग कलर के अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग कलर के अलग अलग पिगमेंट होते हैं। लाइक दो तीन अगर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं तो याद कर लो। जो टमाटर वाला रेड कलर होता है, टमाटर टोमेटो वाला रेड कलर होता है, उसके पीछे कौन सा पिगमेंट होता है? तो उसमें होता है ल्यूकोपिन, ल्यूकोपिन, ठीक है। दूसरा, अगर आपने गाजर वाला, कैरेट वाला, गाजर वाला अगर आपने रेड कलर लिखा देखा है तो वो रेड कलर होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। अगर आपने कहीं पीला कलर का फ्लावर देखा है, येलो कलर, जैसे सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर, तो उसमें होता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। ऐसे ही जो आपका चुकंदर होता है उसमें बैरोटीन होता है, ठीक है। तो ये सारे कलर के पिगमेंट किसके पास होते हैं? क्रोमोप्लास्ट। तो ये कैसा कलर देगा? वाइट और ग्रीन को छोड़कर। अच्छा, किसी ने एक ने पूछा था मुझसे कि मैम मैंगो पहले जो कच्चा मैंगो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और देन वो चेंज हो जाता है। हाँ, तो कच्चे मैंगो में क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल आगे जाकर एक्सचेंज हो जाता है किसमें? ज़ैंथोफिल में हो जाता है, तो वो पीला रंग, फिर वो पक जाता है आम, ठीक है। बीटरूट बैरोटीन होता है, प्रमोद जी बैरोटीन बता चुके हैं हम, ठीक है। ये सब आपको कहाँ पढ़ना है? प्लास्टिड में। तो प्लास्टिड सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में होता है। इतनी बातें आपको सेल के कंपोनेंट्स में पढ़ने हैं। शायद मैंने 12-13 कंपोनेंट करवा दिए, सारे के सारे आपको करवा दिए, जिनसे मेजर क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हमने क्लियर करवा दिए, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट लिखो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। हाँ, ये पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, बिल्कुल मोहन स्वामी जी, बिल्कुल क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको नाम देंगे कोशिका विभाजन। ध्यान से सुनना, कोशिका विभाजन। सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है यहाँ से। कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक सेल अपने आप को डिवाइड करके और नई सेल्स बना देती हैं। ऐसे कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका जो है वो अपने आप को विभाजित करके बहुत सारी कोशिकाएं बना लेती हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। अब ध्यान से सुनो, जो पुरानी सेल है, जो सेल अपने आप को डिवाइड करती है, अपने आप को विभाजित करती है, उस सेल को साइंस में नाम दिया जाता है पेरेंट सेल। ध्यान से सुनना, पेरेंट सेल। हिंदी में इसको मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कहा जाता है, एक ही बात है, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका। जो सेल पुरानी है, जो अपने आप को डिवाइड कर रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? पेरेंट सेल, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका। जो डिवाइड करके नई सेल्स बना रही हैं, उन न्यू सेल्स को कहा जाता है डॉटर सेल। डॉटर सेल, डॉटर का मतलब पुत्री, पुत्री कोशिकाएं। तो सेल डिवीजन क्या हो गया? वो प्रोसेस जिसके थ्रू पेरेंट सेल अपने आप को डिवाइड करके नई सेल्स बना रही हैं, उसी को क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। जो डिवाइड हो रही है उसको पेरेंट सेल, जो डिवाइड होकर बनी है उसको डॉटर सेल। बस यही तो पढ़ना है, ठीक है। अब देखो सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, ये याद हो गया? ये क्लियर हो गया? हाँ मैम बिल्कुल हो गया। ये मैं रफ कर देती हूँ, उसमें कुछ याद करने वाली बात ही नहीं है। जो डिवाइड हो रही है उसको मातृ या पितृ, जो होकर बन चुकी हैं वो पितृ कोशिका है, ठीक है। अब सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है? तो सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 इज माइटोसिस। माइटोसिस, हिंदी में इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। यहां से क्वेश्चन बनता है, सन सेल नहीं होती है बेटा, कुछ नहीं होती है बेटा, ठीक है।
मैम प्लांट रिप्रोडक्शन, अरे प्लांट रिप्रोडक्शन आ जाएगा। जब मैंने रजनीश जी कह रहे हैं कि मैम आपने सिलेबस में प्लांट का रिप्रोडक्शन नहीं लिखा, तो मैं बता देती हूँ, प्लांट का मॉर्फोलॉजी चैप्टर लिखा है ना, मॉर्फोलॉजी में प्लांट का न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब आ जाएगा। ठीक है, देखो एक कह रहे हैं हाउस द जोश, हाई सर, वेरी हाई, है ना, पेपर आने वाला है तो जोश तो हाई होना चाहिए। देखो माइटोसिस समसूत्री विभाजन, दूसरी साइड होता है मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। इसको हिंदी में नाम से पढ़ो। देखो सम का मतलब होता है समान, इक्वल। सूत्री का मतलब है यहां पर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र। और क्रोमोसोम मैं बता चुकी हूं क्या होते हैं, याद है थोड़ा बहुत? ठीक है, देखो इस विभाजन में क्या होता है, माइटोसिस में क्या होता है, इस विभाजन में एक सेल है, इस सेल ने अपने आप को डिवाइड किया। अगर डिवाइड करेगी तो ये सेल क्या कहलाएगी, मातृ कोशिका या पितृ कोशिका कहलाएगी। तो इस विभाजन में मातृ कोशिका और पितृ कोशिका अपने आप को विभाजित करके दो नई सेल्स का निर्माण करती हैं। पहला, ध्यान से सुनना, दो नई सेल्स का निर्माण करती है और इन दोनों सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इस पेरेंट सेल में होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दोनों नई सेल्स में होंगे। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, कभी कभी इसका नाम आप पढ़ोगे इक्वल डिवीजन या समान समसूत्री विभाजन। समान, समान का मतलब समान मतलब इक्वल। ठीक है, तो इस विभाजन में क्या होता है कि पेरेंट सेल से डिवाइड होकर जो दो नई सेल बनी है उसमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर 4 हैं, पहली बात तो मैंने 4 क्यों लिखे, 5 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मैम आपने बता दिया है कि कभी भी सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता। क्रोमोसोम हमेशा किस में होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कितनी बार बताएं ये बात। अगर यहाँ 4 हैं तो मैम यहाँ पर भी 4 होंगे और यहाँ पर भी 4 होंगे। और इसमें कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनती हैं, ये क्या है, ये डॉटर सेल्स ही तो है। अभी तो बताया मैंने, जो नई बनती हैं वो क्या होती हैं, डॉटर सेल्स। तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ थे, गुणसूत्र थे, उतने ही डॉटर सेल्स में। तो इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन डॉटर सेल्स। और कितनी सेल्स बन रही हैं, तो 2 बन रही हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्रोडक्ट कितनी बनती है सेल, 2। अब आओ यहाँ पर, अर्ध मतलब आधे, सूत्री मतलब गुणसूत्र। मतलब क्या हो गया, पहली बात तो सुनो, इस डिवीजन में पेरेंट सेल जो है जब वो अपने आप को डिवाइड करती है तो यहाँ पर 2 बनती हैं, बट यहाँ पर 4 सेल्स बनती हैं। पहला तो एग्जाम में यही आता है, यहाँ पर 4 सेल्स बनती हैं। बताओ याद रखोगे? बिल्कुल रखेंगे मैम ये याद। ठीक है, ध्यान से सुनना। हार्मोन भी करवाना, अरे कुणाल रावत जी हार्मोन छोड़ो, हम तो हार्मोन बनाने वाली ग्लैंड भी करवाएंगे आपको। 9 की 9 ग्लैंड करवाऊंगी, सारे के सारे हार्मोन करवाऊंगी। अभी हमने आपको कहा था हमसे आगे मत चलो, हमसे आगे मत चलो, सब पढ़ाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इस विभाजन में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में होते हैं उसके जस्ट हाफ कहाँ आ जाते हैं, डॉटर सेल्स में। मतलब क्या हो गया मैम, अगर यहाँ पर 4-4 क्रोमोसोम हैं तो इन सब में कितने हो जाएंगे, 2 2 2 2। अगर मैम यहाँ 2 हैं तो 1 1 1 1 हो जाएगा। बट मैम आपने तो कहा था सिंगल क्रोमोसोम कभी भी स्टैंड नहीं करता, एक केस को छोड़कर। कैसे, अभी बताएंगे। ठीक है, एक कैसे, तो अभी बताएंगे। ध्यान से सुनो, इसमें बाई प्रोडक्ट कितने सेल्स बन रही हैं, 2, उसमें कितनी बन रही है, 4। यहाँ जितने पेरेंट सेल में है उतने क्रोमोसोम डॉटर सेल में होने चाहिए। यहाँ जितने पेरेंट सेल में है उसका हाफ होना चाहिए हमेशा। अगर 8 हैं तो यहाँ 4-4 हो जाएंगे सब में, और 4 बनेंगी वहाँ पे सेल्स, और यहाँ पर कितनी बनेंगी, 2। अब ध्यान से सुनो मेरी एक क्लास, मैंने बताया था क्रोमोसोम्स हमारे बॉडी में कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं।
बता चुकी हूँ। क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से मैम? एक आपने बताया था ऑटोसोम, एक आपने बताया था एलोसोम। बताओ बताया था कि नहीं बताया था? बताया था मैम। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम्स जो लड़का लड़की में इक्वल हो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। कितने पेयर इक्वल होते हैं ऑटोसोम? 22 पेयर। एलोसोम क्या होते हैं? वो क्रोमोसोम जो लड़का लड़की में डिफरेंट होते हैं। तो कितने होते हैं? 1 पेयर। लड़के के कौन कौन से? एक्स और वाई। लड़की के कौन कौन से? एक्स एक्स। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अब मुझे आप ये बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि माइटोसिस सेल डिवीजन किस टाइप के क्रोमोसोम्स में होता है? माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन किस टाइप के क्रोमोसोम में होता है? माइटोसिस क्या होता है मैम? जितने पेरेंट सेल में उतने ही किस में जाने चाहिए? डॉटर सेल में। और देखो यहां पर आओ, मैंने बताया था ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पेयर, मतलब 44। और मैंने कहा था जो लड़का लड़की हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये क्रोमोसोम्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो कॉमन है, जाएंगे ना। तो यही आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि माइटोसिस किस टाइप के सेल, किस टाइप के क्रोमोसोम्स में होता है? तो आपको हमेशा आंसर देना है ऑटोसोम टाइप के गुणसूत्रों में होता है। अब आओ यहाँ पर, मियोसिस का मतलब क्या है? अगर 4 हैं तो 2, अगर 8 हैं तो कितने? तो 4 हो जाएंगे, अगर 2 हैं तो 1 हो जाएंगे। अब मुझे बताओ एलोसोम, एलोसोम पापा एम, मेल के एलोसोम कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई। फीमेल के कौन कौन से होते हैं? एक्स और एक्स। एलोसोम पापा में भी 2, मम्मी में भी 2, बट एक बारी में एक एलोसोम पापा से आएगा और एक बारी में एक एलोसोम मम्मी से आएगा। तो मैम जब यहाँ 2 थे तो एक बारी में तो 1 ही आया ना मैम, यहाँ पर 2 थे तो एक बारी में तो 1 ही आया ना। जब 2 यहाँ थे 1 आया, जब 2 यहाँ थे 1 आया, इसका मतलब हाफ डिवीजन हो गया, मतलब आधे गुणसूत्र हो गए। तो एक बात बताओ, अगर आपसे पूछे मियोसिस किस टाइप के क्रोमोसोम्स में होता है तो बड़ा इजीली आप टिक कर दोगे कौन सा ऑप्शन? एलोसोम। यहां तक आपको बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। बता दोगे पापा के 2, मम्मी के 2, आया कितना? 1 1। तो कितना डिवीजन हो गया? हाफ हो गया। और हाफ होने वाले को क्या बोलते हैं? मियोसिस। और इक्वल वाले को क्या बोलते हैं? माइटोसिस। हो गया। अब तीसरा ध्यान से सुनना, तीसरा ध्यान से सुनो। मेरा एग्जाम अकॉर्डिंग बेस्ट पढ़ा, मैम आप एग्जाम अकॉर्डिंग बेस्ट पढ़ा रही हैं, मॉक टेस्ट दिया उसमें सब फंस रहा है। तरन्नुम बानो अभी तो मैम सिर्फ एक चैप्टर हुआ है, वो भी नहीं हुआ, अभी रुकिए हम सब पढ़ाएंगे ना मैम। डेटा ओवर हो जाता है इवनिंग में। राहुल जी ये तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, डेटा बढ़ा लो यार, सरकारी नौकरी बार बार नहीं मिलने वाली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा रजनी जी करें, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं कर देती हूँ। देखो माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब है जितनी पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स हैं उतने किस में होने चाहिए? डॉटर सेल्स में। मतलब अगर यहाँ 4 हैं तो इनमें भी कितने होने चाहिए? 4। अब बताओ ऑटोसोम कितने होते हैं? 22 पे। मैंने बताया था जब लड़का और लड़की हो ऑटोसोम तो एज इट इज जाने चाहिए। मतलब ये किस में हो गया? किस टाइप के क्रोमोसोम्स में हो गया? तो ये माइटोसिस ऑटोसोम में हो गया। एलोसोम पापा के भी 2 XY, मम्मी के भी 2 XY, बट एक बारी में एक पापा से एक मम्मी से, पापा में भी 2 मम्मी में भी 2, आए आधे आधे, 1 1, 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है। तो आधा इक्वल हाफ डिवीजन होगा। हाफ डिवीजन किस में होता है? मियोसिस में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल्स होती हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में 2 टाइप की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनना। एक होती हैं सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स, और हिंदी में इनको बोलते हैं कायिक कोशिका, सोमैटिक सेल्स। और दूसरी होती है गैमेट सेल, गैमेट को बोलते हैं प्रजनन कोशिका, प्रजनन कोशिका, वो कोशिका जो जनन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती है, ठीक है। 2 टाइप की सेल्स होती हैं। अब मैम सोमैटिक सेल्स क्या होती है और गैमेट सेल क्या होती है? ध्यान से सुनना, ठीक है। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं और सिंगल क्रोमोसोम बता दो। मोहन स्वामी जी आपको समझ नहीं आया सिंगल क्रोमोसोम? अरे भैया बता दो, सिंगल क्रोमोसोम समझ में तो आ गया होगा। 2 हैं पापा के एक्स और वाई, तो एक्स आ गया, और फीमेल के भी 2 हैं, एक्स एक्स आ गया, डबल हो गए यहाँ पर। बट यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, आधा आधा आया तो इक्वल हाफ डिवीजन हो गया। इसमें क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो
मैम हमारे बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती है, एक सोमेटिक सेल्स, एक गैमेट सेल। सोमेटिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? कायिक कोशिका। गैमेट को क्या बोलेंगे? प्रजनन कोशिका। अब सोमेटिक सेल्स क्या होती है? ऐसी सेल्स जिनके अंदर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हो, उनको बोलते हैं सोमेटिक सेल्स, कायिक कोशिका। गैमेट सेल क्या होती हैं? ऐसी सेल्स जिनके अंदर एलोसोम क्रोमोसोम्स हो। ऐसी सेल्स जिनके अंदर एलोसोम क्रोमोसोम्स हो, उनको क्या बोलेंगे? प्रजनन कोशिकाएं। प्रजनन कोशिकाएं जो जन्म में काम आती है, जैसे शुक्राणु अंडाणु, लड़की का अंडाणु ओव्यूम होता है और जो लड़का होता है उसका स्पर्म शुक्राणु होता है, जो जन्म में काम आती हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, आपसे कभी एग्जाम में पूछ ले कि माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन, माइटोसिस समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है, किस टाइप के क्रोमोसोम्स में था? ऑटोसोम में। और ऑटोसोम जिस कोशिकाओं में होता है उनको क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल्स। तो आपको याद रखना है माइटोसिस किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? सोमेटिक सेल्स में। अब आपसे पूछ ले कि जो मियोसिस होता है वो किस टाइप की सेल्स में होता है, तो किस टाइप के क्रोमोसोम्स में? एलोसोम। और जिन सेल्स में एलोसोम होता है उसको क्या बोलते हैं? गैमेट सेल। और गैमेट सेल क्या होती है? ये क्रोमोसोम जिन सेल के अंदर होते हैं उन्हीं को तो गैमेट सेल बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। बताओ कुछ इसमें आपको डाउट हो तो जल्दी बताओ। 3 पॉइंट याद रखने, रिपीट करूं एक बार? देखो, यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल्स में। यहाँ 2 सेल्स बनती हैं, यहाँ 4 सेल्स बनती हैं। इसको हाफ डिवीजन बोलते हैं, इसको इक्वल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, अब ऑटोसोम में कौन सा होता है? माइटोसिस। ठीक है, एलोसोम में कौन सा होता है? मियोसिस। ऐसी सेल्स जिनके अंदर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स हो उनको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल्स। ऐसी सेल जिनके अंदर ये वाले क्रोमोसोम्स हो, एलोसोम, उनको क्या बोलते हैं? गैमेट सेल। तो माइटोसिस किस टाइप की सेल्स में? सोमेटिक। मियोसिस किस टाइप की सेल में? गैमेट सेल। बस इतना ही क्लियर, इतना ही पढ़ना है आपको सेल डिवीजन में। अब जल्दी से बताओ किसी को कुछ डाउट हो तो, जल्दी बताओ डाउट हो तो। सिर्फ डाउट, इतना जो पढ़ाया है उसका डाउट, उससे आगे पीछे चैप्टर का डाउट नहीं। जल्दी बताइए। मैम डाटा ओवर हो जाता है। अरे राहुल जी डाटा थोड़ा बढ़ा लो यार। इस साल अगर डाटा नहीं बढ़ाया तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि इस साल जितनी नौकरी उतनी तो कभी नहीं आने वाली है। बहुत वैकेंसीज हैं इस साल और अगली साल, उसके बाद नहीं है। उसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया था, कुणाल रावत जी बोल रहे हैं क्वेश्चन आया था। किसमें आया था कुणाल रावत जी? हमें भी बता दो, हमारा भी नॉलेज बढ़ जाए। किस एग्जाम में आया था? जल्दी बताइए, कुछ डाउट हो तो। पढ़ाया वही जाएगा जो एग्जाम में आएगा। मैम स्पर्म सेल में तो 23 क्रोमोसोम्स होता है। अरे नहीं होता प्रदीप तिवारी जी, यह है स्पर्म सेल में सिर्फ एलोसोम्स होते हैं। मेल वाली में मेल के एलोसोम, फीमेल वाली में फीमेल एलोसोम। नहीं 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 प्रदीप जी। और क्या करें? सच ए डीप एक्सप्लेनेशन, अनुराग जी बोल रहे हैं। ठीक है मैम, एमसीक्यूज प्रोवाइड। अरे रजनी जी चैप्टर तो खत्म होने दो यार, तुम क्या मतलब यार पहले ही स्टार्ट हो जाते हो। पीडीएफ का काम मेरा है, एमसीक्यूज का काम मेरा है, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने का काम मेरा है, बाकी सब आपका है। ठीक है, सोमेटिक को रिपीट कर दूं। सोमेटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं। बस इतना याद रखो। गुड इवनिंग निकनी कुमार तिवारी। हाँ, सोमेटिक सेल ज्यादा ग्रो करती हैं सर कुणाल रावत जी। सोमेटिक सेल्स ऑब्वियस सी बात है जिनमें ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, वही तो होती हैं। चलो, अगर सोमेटिक सेल्स नहीं समझ में आया है तो बहुत अच्छे से आगे मैं समझाऊंगी, तब आ जाएगा। अब देखो, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं। एक साइड लिखना है आपको पादप कोशिका और एक साइड लिखना है आपको जंतु कोशिका। एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका।
बेटा इस साल सारे के सारे सिलेक्शन चाहिए मुझे, जितने भी एडमिशन है मेरे बैच में सब सेलेक्ट हो जाना। हाँ, आप मुझे एफबी पे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम आप मेरे भी डाउट बता दीजिए, आपने क्या पूछा है सर, क्या पूछा है, हमें दिखा नहीं आपका डाउट। ऑटोसॉम में ओनली सोमेटिक है ना मैम? हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप मुझसे फेसबुक पे बिल्कुल डाउट पूछ सकते हैं, मेरा फेसबुक आईडी है काजल सिहाग नाम से, काजल सिहाग, ठीक है। रिप्लाई कब करूंगी? जब मैं फ्री होंगी, है ना। बहुत जल्दी मैं आपका एक ग्रुप बनाने वाली हूँ व्हाट्सएप पे आप सब बच्चों का, तो वहां पे आप डाउट छोड़ सकते हैं। मैम आपको 5 दिन से मैसेज कर रहे हैं मोहन जी, वो देखा नहीं होगा मैसेज, इसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। चलो आगे चले। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। अच्छा आप लोग बाकी मैथ्स वैस पढ़ रहे हैं ना आराम से, मैथ्स वैस भी पढ़ते रहना, अकेला जीएस अकेला साइंस भी तो सिलेक्शन नहीं करवा पाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी हमारे टाइम्स कोचिंग सेंटर की जो ऐप है, जैसे आप यहाँ पे साइंस पढ़ रहे हैं वैसे ही 11 अप्रैल से मैथ स्पेशल का बैच भी स्टार्ट हो रहा है। डीपी सर जिसमें आपको एडवांस पढ़ाएंगे और सुल्तान सर आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे। तो बहुत शानदार टीचर हैं, बहुत अच्छे लेवल वाले टीचर हैं। बहुत सारे टीचर्स का लेवल जहाँ खत्म हो जाता है उसके बाद इन दोनों टीचर का लेवल स्टार्ट होता है। तो आप एक बार यूट्यूब पर इनके डेमो देखिए और बाद में आप जो हमारा बैच आ रहा है उसको ज्वाइन कीजिए मैथ्स के लिए। मैथ्स भी बहुत जरूरी है सिलेक्शन के लिए ना, और जो बेसिकली सीपीओ सीजीएल है उनके लिए तो मैथ्स क्या है, उनके लिए तो मैथ्स रामबान है। तो बिल्कुल आप वो भी बैच आप टीचर्स का डेमो देखिएगा अपना यूट्यूब पर, सुल्तान सर और डीपी सर का। उसके बाद आप उनका जो बैच आ रहा है उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे टीचर है मैथ्स के। देखो प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस है, प्लांट सेल का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, लार्जर इन साइज। पादप कोशिका का आकार बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा जो एनिमल सेल है उसका साइज कैसा है, स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल का आकार छोटा होता है और प्लांट सेल का आकार बड़ा होता है। अब एक बात बताओ, जब प्लांट सेल का आकार बड़ा है, साइज बड़ा है, तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और एनिमल सेल का भी न्यूक्लियस जब इसका साइज छोटा तो इसका न्यूक्लियस केंद्र क्या होगा, छोटा। तो न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस इज लार्जर। केंद्रक का आकार बड़ा होता है और इधर क्या हो जाएगा, स्मॉलर। केंद्रक का आकार बड़ा होता है, केंद्रक का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या डिफरेंस था, याद करो मेरी अभी तक की दोनों क्लास, क्या क्या बताया है मैंने, है ना। देखो नेक्स्ट देखो, मैंने बताया था एक क्लास में आपको कि जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, पीएसटी का मतलब प्रेजेंट, कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इधर क्या हो जाएगा, सेल वॉल इज एब्सेंट। 1 2 3 डिफरेंस हो गए। चौथा डिफरेंस बताओ, प्लांट की आउटर कवरिंग क्या होगी, जल्दी बताओ। प्लांट की आउटर मेम्ब्रेन, चलो मेम्ब्रेन लिखो कवरिंग की जगह मेम्ब्रेन। प्लांट की सबसे बाहरी झिल्ली, प्लांट में क्या होता है, तो प्लांट में मैम आउटर में क्या होता है, सेल वॉल। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, बट जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्यों, क्योंकि सेल वेल तो होती ही नहीं है। ये 4 डिफरेंस हो गए, बताओगे, चारों डिफरेंस याद हो जाएंगे। इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। जब इसका साइज बड़ा है तो केंद्रक भी बड़ा, तो इसका केंद्रक छोटा। यहाँ पर सेल वॉल होती है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, यहाँ आउटर मेम्ब्रेन क्या, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखो, ये 4 आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट, और यहाँ पर प्लास्टिड नहीं होते। अगर होते तो सब अलग अलग कलर के होते, है ना। कलर पिगमेंट हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ग्रेट मैम, आप जैसा कोई हार्डवर्क नहीं कर सकता। देवाशीष जी ये बात बोल रहे हैं। हार्डवर्क बच्चा मैं नहीं कर रही, हार्डवर्क आप करो। आप लोग जब सेलेक्ट हो जाओगे, आप सबके पास गवर्नमेंट जॉब होगी, तब हमें लगेगा कि हमने हार्डवर्क किया है ना। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या डिफरेंस है। अभी मैंने बताया था प्लांट में
जो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग। प्लांट में लाइसोसोम रेयर होते हैं, लाइसोसोम्स आर रेयर, कभी कभी होते हैं, बहुत रेयर केस में होते हैं। पादप कोशिका में कभी कभी लाइसोसोम पाए जाते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा? ऑलवेज फाउंड, हमेशा लाइसोसोम पाए जाएंगे। ये भी डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखो, अब बताओ प्लांट का रिजर्व फूड किसकी फॉर्म में था? प्लांट का संचित खाना मैम आपने बताया स्टार्च के रूप में। स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट, और इधर किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हाँ मैम आप बता चुकी हो। स्टार्च कहाँ होता है ज्यादा? रूट में, जड़ों में। इधर क्या होएगा? लीवर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है। अब वैक्यूल्स का साइज बड़ा क्यों होगा? क्योंकि मैम स्टोर फूड प्लांट को ज़्यादा चाहिए। और इधर क्या हो जाएगा? स्मॉलर। रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है, रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है। प्लांट सेल का आकार बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट को स्टोर फूड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना? ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, वैक्यूल्स आर लार्जर इन प्लांट, बिल्कुल। और बताओ नेक्स्ट डिफरेंस बताओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं ओरली बता देती हूँ। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये कर नहीं सकते। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। प्लांट को जितना भी फूड चाहिए, जितना भी फूड चाहिए होता है प्लांट को, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो लिपिड्स हो। नोट्स में ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं ऑरली बता रही हूँ। तो जितना भी प्लांट को फूड की एनर्जी बनाने के लिए जितने भी फूड पार्टिकल्स चाहिए वो प्लांट खुद बना सकते हैं, बट हम लोग खुद नहीं बना सकते, है ना? हम लोग, याद करो मैंने बताया था कुछ प्रोटीन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, कुछ विटामिन बनते हैं, और कुछ हम बाहर से लेते हैं। तो एनिमल सेल क्या करती है? सारे के सारे फूड पार्टिकल सिंथेसिस नहीं कर सकती, एनिमल सेल बाहर से लेती है, और ये क्या करती है? तो ये अपने आप सारे के सारे बना सकती है। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू जितने भी ऊर्जा उत्पादक अणु होते हैं सब बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ बनते हैं, जैसे 2-3 विटामिन बनते हैं हमारे बॉडी में, एक विटामिन डी बनता है, एक विटामिन B12 बनता है, या ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, बस कुछ प्लांट, कुछ कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं हम। ठीक है, और बताइए इसके अलावा डिफरेंस। एक डिफरेंस मैं बता देती हूँ, बेसिकली वो सेल का डिफरेंस तो नहीं है, बट थोड़ा सा याद कर लो। प्लांट सेल का सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, सेल्यूलोज इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल। बट एनिमल सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? एनिमल सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? आपके दांत में, दांत में कौन सा पार्ट होता है? इनेमल। इनेमल, हिंदी में लिखते हैं एनामेल। कहाँ होता है? हमारे दांतों में आगे। हाँ जी, अरे ऑफलाइन नहीं हुआ है, ठीक है? इतने आपको पॉइंट याद रखने हैं प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, ठीक है? इतने डिफरेंस किस किस में? प्लांट और एनिमल सेल में। देखो, अब एक छोटी सी चीज है, वैसे तो वहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट फिर भी देखो, फिर भी पूछा जाता है कभी कभी, तो मैं बता देती हूँ आपको। जो सेल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहली सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, सेम नाम हिंदी में, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक डिफरेंस है, वो याद होगा, सारा हो जाएगा, ठीक है? दूसरी होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक कोशिका।
यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है उसको बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल। ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, पुरानी सेल्स, और जो पुरानी सेल्स डिवाइड करके जो नई सेल्स बनाती हैं उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। सेल्स दो टाइप की होती है, रिपीट कर दे रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, देखो मैंने क्रॉस लगा दिया न्यूक्लियस के ऊपर। बट यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। अब आप बाकी के डिफरेंस अपने आप देख लेंगे, है ना। बाकी के डिफरेंस बोले तो क्या क्या, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो यहाँ पर डीएनए आरएनए नहीं होंगे, यहाँ पर होंगे, ये सब लिख लेंगे। इसका